राधे राधे सभी को। आशा है आप सब मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है इस पीवाईक्यू सीरीज़ का, वो रहने वाला है 19 सितंबर की मॉर्निंग शिफ्ट के 25 क्वेश्चंस, यानी शिफ्ट नंबर 1 के 25 क्वेश्चंस। तो बिना देरी करे आज की एक क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो थीम श्लोक है उसको एक बार मन में दोहरा लेंगे। और इसी श्लोक के साथ आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये। WXYZ is a quadrilateral in which XQ and ZP are perpendicular to WY such that XQ equals to ZP। ठीक है, diagonal ZX and WY intersect each other at point O। ठीक है, OX equals to 12, हमें ZX की वैल्यू निकालनी है। तो मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है WXYZ, बना लेता हूं मैं। ठीक है, WXYZ, इसके दो डायगोनल्स हो गए आपके, ZX हो गया और ठीक ठीक। अब आपसे क्या बोला गया कि XQ परपेंडिकुलर है WY और ZP भी परपेंडिकुलर है WY पे। तो XQ मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर बनेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर आप बना लो एक ऐसे करके, ये परपेंडिकुलर हो गया। कौन सा है? XQ है ये। और एक ZP जो है परपेंडिकुलर, ये ZP हो गया, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ठीक, ये चीज़ आपसे बोली गई। और आपसे बोला गया कि XQ जो है वो ZP के इक्वल है, ये जो है इसके इक्वल है। आप OX आपको 12 दे रखा है, OX यानी कि ये सेंटर O है, तो OX यानी कि ये जो है ये 12 दे रखी है आपको। ठीक है, आपको निकालना है ZX निकालना है आपको। ZX मतलब कि ये पूरा ZO प्लस OX, मतलब क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है ये पूरी निकाल, मतलब क्या है, ये आपको निकालना है OX प्लस OZ, आप एक तरह से ये कह लो। तो अब आप ध्यान से देखें दो ट्रायंगल को, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, इसको, और आप इसको देखें, ठीक है, तो आप क्या पाएंगे कि देखो एक एंगल 90 डिग्री हो गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक, और ये दो एंगल जो हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ये वाले दिख रहे हैं, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, और एक साइड इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। XQO जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ZPO से बाय एंगल सम एंगल साइड प्रॉपर्टी। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे तो आप कह सकते हैं कि OX जो है वो ZO के इक्वल होगा। ठीक है, और कितना होगा? 12 होगा, कि 12 दे रखा है। ठीक है, अगर ये 12 है, ये 12 है, तो दोनों कितने हो जाएंगे? दोनों हो जाएंगे 24। क्लियर? इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था। तो ऐसे केस में आपको बाय डिफॉल्ट दिमाग में एज्यूम करके चलना है। अगर आपको मन में दिख रहा है तो अगर ये कॉन्ग्रेंट होगा तो जाहिर सी बात है ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो आप ऑटोमेटिकली दोनों को डबल करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन बोलता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछता है। अगर बेस इतना है, हाइट इतना है, तो सिंपल सी बात है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो आपको पता ही होना चाहिए। क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। सबसे इजी क्वेश्चन कर दो, 26 को 18 से गुणा कर दो, 8 छक्के लास्ट में कितना आएगा? लास्ट में 8 आएगा। तो लास्ट में 8 कहाँ है? एक ही ऑप्शन में है भाई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इंटू करोगे तो यही आएगा, करने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, तो ये चीज़ आप मतलब ये जो मैंने आपको अभी करके दिखाया ये क्या था, ये बेसिकली स्मार्ट वर्क का नतीजा है। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि भाई देखो लास्ट में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, मतलब आप लास्ट डिजिट से भी आंसर निकाल सकते हो। तो वही मैंने किया, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। मैं 18 का टेबल आता हो चाहे ना आता हो तब भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। R is a point outside a circle and is 18 centimeter from its center. A secant drawn from point R intersect the circle at A and B in such a way that RA equals to 7 and AB equals to 5. तो हमें रेडियस निकालनी है। कहने का मतलब क्या है, एक सर्कल है, ये सर्कल है, आलू बन गया वैसे तो, लेकिन सर्कल ही मान लो। एक ये पॉइंट आर है बाहर, वो सेंटर से जोड़ रही है, ठीक है, यहाँ, और एक सेकंड गई है, ए और बी बोल दिया इसको। ठीक है, आर ए आपका 7 दे रखा है, ए बी आपको 5 दे रखा है, अच्छी बात है। और ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे एक्स है, आपसे बोला गया है कि जो है ये 18 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो ये 18 दे रखा है, और अच्छी बात है। अब आपको पता होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ऐसे केस में। वो क्या प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है कि जो आर ए और आर बी हैं, पूरा वाला जो है आर ए इतना और आर बी पूरा, ठीक है, तो आर ए इंटू आर बी जो है वो इक्वल होता है आर ओ स्क्वायर माइनस ओ एक्स स्क्वायर के, यहाँ ओ एक्स मतलब रेडियस के स्क्वायर के। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, आप इसकी निकालते नहीं रह जाओगे कि भाई कैसे निकालनी कैसे निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आर ए कितना है 7, ये 12, ये 18 का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 324, 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा, 7 12 सत्ते 84 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी कि 240 हो गया। आर स्क्वायर कितना आ गया 240, आर कितना आ गया, आर आ गया 4√15। 4√15 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता होनी चाहिए। इसके लिए मतलब कि ऐसा ना हो कि आपको मतलब बेसिक से करना पड़े, आपको सब कुछ निकालना पड़े, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, पर क्योंकि ये हम इसमें सिर्फ PYQs लगा रहे हैं तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर क्वेश्चन आएगा उसका तो मैं आपको पक्का श्योरली बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स दे रखा 2, ठीक है, और हमें साइन की पावर 7 प्लस कॉसेक की पावर 7 निकालनी है। देखो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, मतलब इसको कह सकते हैं कि 1 साइन अपॉन 1 बाई साइन इक्वल्स 2 दे रखा है। तो अब दिमाग लगा लो, आप हिट एंड ट्रायल कर लो भाई, इसकी वैल्यू साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर साइन की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर भी 1 डालते हैं, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 हो जाएगा। क्या ये 2 के बराबर है, बिल्कुल है। तो मतलब सेटिस्फाई कर रही है, मतलब साइन की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें भी देखो ये साइन की पावर 7 है, और कॉसेक का मतलब क्या होता है 1 की पावर साइन की पावर 7, 1 डाल दो भाई, 1 की पावर 7, 1 की पावर 7, क्या आंसर आएगा 2 ही तो आंसर आएगा, तो 2 ही हमारा आंसर है। हिट एंड ट्रायल सिंपल, हमें एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आप दिमाग लगा लिया करो भाई, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली अगर कर दोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। वैसे तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, वैसे तो ये प्रॉपर्टी भी होती है कि साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इक्वल्स टू 2 दे रखा है, तो साइन की पावर कितनी भी और कॉस की पावर कितनी भी हो, अगर सेम आ रही है मतलब 7 आ रही है, तो उसका आंसर भी वही होगा जो इसका आंसर है। ये भी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इतना आपको याद नहीं भी है तब भी आप हिट एंड ट्रायल मेथड से बेसिक से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे हमें 6 बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं आउट ऑफ 100। हमसे पूछा गया है कि सी का परसेंटेज कितना है, तो सी कहाँ है भैया, सी का परसेंटेज क्या होता है, टोटल बच्चे ने कितना लेके आया है और उसमें से टोटल मार्क्स कितने थे, तो जोड़ दो इनको, 2 42, और टोटल मार्क्स कितने 6 सब्जेक्ट हैं, तो 600 इंटू 100 करोगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से काटो, तो 6 से काटोगे 70% आगे उसके कितने आएंगे 70% आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये सारे मार्क्स जो हैं वो आपको परसेंटेज देखे जाते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, सॉरी नंबर देखे जाते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर देखे जाता है। तो इन क्वेश्चन को आप बड़ी जल्दी निपटा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर से टेबल वाला क्वेश्चन दे दिया, इसमें बोला गया
कि द फॉलोइंग टेबल शोज द शेयर्स ड्यूरिंग 2 सीजन ऑफ कंपनी। 2 सीजन, एक समर सीजन और विंटर सीजन की सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमसे पूछा गया है व्हाट परसेंटेज शेयर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई ऑफ द टोटल शेयर्स। जून और जुलाई में जो प्रोड्यूस हुआ है वो टोटल कितने, वो टोटल का कितना परसेंटेज है। तो जून और जुलाई का जोड़ लो, इनको जोड़ लो पहले। 18, ये 42 हो गया, 42,000, ठीक है। और टोटल कितना है, 42 और 25, 70, 42 और 60 है ना, 102, 26, 15 तो ये हो गया 150, 150, ठीक। कितना है इसका, कर लो भैया, 3, 150, 3 इंटू 100, 1 2 3, 1 2 3, 1 से 1 कट गया, ये हो गया। तो ये बचा 15 को डिवाइड करना है 420 से, 15 दूनी 30, 15 दूनी ये 30, ये वाला ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। और कितना बचा, 6, तो 15, 6 बचा क्या, कितना बचा भाई, 12 बचा ना, 120, तो 120, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन अ फैमिली द कंबाइंड एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड सन इज 90 ईयर्स, ठीक है। द हस्बैंड इज द ओल्डेस्ट, द डिफरेंस इन द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 1/3 ऑफ द एज ऑफ सन। तो 1/3 है एज सन की, तो सन की एज को हमको ऐसा लेना पड़ेगा जो कि 1/3 हो सके, तो 3x ले लिया। वाइफ होगी, हस्बैंड होगी। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर 10 ईयर्स द एज ऑफ सन वुड बिकम द हाफ द एज ऑफ फादर। तो फादर की एज को हाफ करना पड़ेगा, तो फादर की एज मान लेते हैं हम 2y है, ठीक है। और डिफरेंस है तो मदर की एज जो है 2y माइनस एक्स मान लेते हैं। और इसको देख, एक बार सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। देखो डिफरेंस ऑफ एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, डिफरेंस कितना है, इतना, इक्वल्स टू 1/3 ऑफ सन की एज, ठीक। इसको देखो 2y से 2y का कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस एक्स हो जाएगा ये, और यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा। तो मतलब क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है, वो मदर की एज ये हो जाएगी, हस्बैंड की एज ये हो जाएगी, सन की एज ये हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो हमने ऐसा लिया है जिससे हमें इजी हो, और मैंने आपको भी दिखा दिया कि इक्वेशन भी आपकी सही बैठ रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे आपसे बोला गया कि आपसे क्या स्टार्टिंग में क्या बोला गया कि कंबाइंड एज क्या है, कितनी है, 90, तो इन तीनों का सम 90 होगा। ऐड कर लो इनको, 2y प्लस 2y 4y और माइनस एक्स प्लस 3x यानी कि 2x इक्वल्स टू 90, और 2 से डिवाइड कर लो तो 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 45 आ गया आपका, पहली इक्वेशन, क्लियर। अब दूसरी इक्वेशन देखो। आफ्टर 10 ईयर्स द एज ऑफ सन बिकम द हाफ द एज ऑफ फादर। तो आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 साल, ये तो प्रेजेंट एज है, सब में 10 जोड़ देना। तो सन की एज जो है, सन की एज कितनी है, 3x प्लस 10, 10 साल बाद हो जाएगी। और फादर की एज कितनी है, फादर की एज है 2y, उसमें 10 साल बाद ये हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी हाफ दी एज ऑफ फादर, मतलब हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको फटाफट। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो y प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे, y प्लस 5 इक्वल्स टू 3x प्लस 10, ये हो जाएगा y माइनस 3x इक्वल्स टू 5। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, सॉल्व करो, ठीक है। ये 2y है, यहाँ पे y है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप। 2 से जब मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये हो जाएगा 2y माइनस 6y इक्वल्स टू 10, ठीक है। और 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 6x सॉरी 6x इक्वल्स 10, और फिर x की वैल्यू निकल के आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 प्लस 45 माइनस 10 35 आएगी, किसकी 4x 7x की सॉरी, है ना। ये 6x है और यहाँ पे एक x है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7x आ गया 35, x कितना आ गया, x आ गया 5। हमें क्या निकालना है, मदर की एज। मदर की एज के लिए हमें x भी चाहिए और y भी चाहिए। तो y कैसे निकालेंगे, तो y आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, ठीक है। तो 2y इक्वल्स टू 45 माइनस 5 यानी 40 हो जाएगा। y इक्वल्स टू कितना आ गया, y आ गया आपको 20। अब यहाँ पर डाल लो, तो 2 इंटू 20 माइनस 5 यानी कि 40 माइनस 5 35 आपकी मम्मी की एज हो जाएगी। इज दैट क्लियर, इजी क्वेश्चन,
कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, डिपेंड करता है आप किस मेथड से करते हो। अगर आप इक्वेशन बनाते हो, ठीक है, नो डाउट आप कर लेंगे, लेकिन इक्वेशन बनाने में, इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने एज्यूम करके किया है। मुझे पता है कि सन की एज को हमें डिवाइड बाई 3 करना है, तो मैंने ऑटोमेटिकली इसको 3x ले लिया। आगे चल के हमें फादर की एज भी डिवाइड करनी पड़ेगी 2 से, तो उसको मैंने 2y ले लिया, ठीक है। और इस इक्वेशन के थ्रू हमने जो मदर की एज है वो भी हमने डिफाइन कर ली कि क्या हो, ठीक है। और बाकी अब फिर हमने सॉल्व कर लिया, तो हमें ईजिली ये पता चल गया, ठीक है। नो डाउट आप क्या बोलते हैं, इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे, अगर इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 90 होगा, आगे करके ऐसे करके सॉल्व करेंगे तब भी बन जाएगा। लेकिन 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन जो है वो थोड़ी आगे चल के डिफिकल्ट हो जाती है, टिपिकल हो जाती है। क्यों? क्योंकि 3 इक्वेशन वाली इक्वेशन को आप 2 इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर एक आएगा आंसर, फिर उसको आगे पुट करेंगे वैल्यू, फिर वैल्यू निकालेंगे। तो इस चीज़ के लिए मैंने इस तरीके से आपको सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। चलते हैं आगे। इफ a प्लस 1/a इक्वल्स टू 7√3 देन a की पावर 6 यानी a की पावर -6 यानी कि a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है फॉर्मूले कि a को अगर हम a स्क्वायर में कन्वर्ट करें, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है x स्क्वायर माइनस 2। और वहीं हम इससे अगर हम इसको 3 से, है ना, कन्वर्ट करें, अगर आपको पता है कि इसको अगर हम a³ प्लस 1/a³ से कन्वर्ट करते हैं तो आ जाता है a³ माइनस 3x, x माइनस 3x आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको इंटू इसकी पावर 3 कर देंगे तो ये a की पावर 6 आ जाएगा, है ना। तो ये जो है इसको आपको y मान लो, तो आपको करना है y³ माइनस 3y। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये टोटल प्रोसेस हो गया आपका। अब निकालते हैं, पहले हमें इसमें लाना पड़ेगा, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है हमारा, ये है, इसका स्क्वायर कितना आ गया 49 इंटू 3 147 माइनस 2 यानी कि 145 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ से इसमें लाना है तो हमें क्यूब करना पड़ेगा, तो क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, y³, मतलब इसको y मानना है, ठीक है। तो 145 का क्यूब माइनस 3 इंटू 145, ठीक है। 145 कॉमन ले लो आप, तो 145 का स्क्वायर बचा यहाँ पे, माइनस 3 बचा। तो 145 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आखिरी लास्ट डिजिट 5 ही आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा, लास्ट डिजिट 2 आएगा। और 145 से अगर लास्ट डिजिट 2 में इंटू करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, लास्ट डिजिट आपका 0 आएगा। तो 0 कहाँ पे है, 0 एक ही ऑप्शन में है, दिख रहा है आपको, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। बिना सॉल्व किए मैंने आपको बताया ये चीज़, ठीक है, सिर्फ लास्ट डिजिट से, है ना। अगर नहीं, देखो नॉर्मल क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह बनाए ही जाते हैं कि आप जो है इसको फटाफट सॉल्व कर सकें, ठीक है। कैलकुलेशन के नो डाउट आप कैलकुलेशन से यही आंसर निकाल लेंगे, लेकिन टाइम निकलेगा ना भाई, तो इसलिए हमने लास्ट डिजिट का इस्तेमाल किया। 5 का स्क्वायर के लास्ट में 5 ही आएगा, 5 में से 3 अगर घटाएंगे तो लास्ट में 2 ही आएगा, और 5 को लास्ट में 2 से इंटू करेंगे तो हमेशा लास्ट में 0 ही आएगा। तो उसी चीज़ का हमने यहाँ पर फ़ायदा उठाया है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों स्टार मार्क कर लो आप इनको, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 9th क्वेश्चन टेबल की फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में डेटा दे रखा है, हमें बोला गया है कि मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट इज़ 175। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 175 हर सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स है। आपको एग्रीगेट परसेंटेज निकालनी है, मार्क्स ऑब्टेन बाय गुंजा ने चारों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स गेन किए हैं उसका एग्रीगेट परसेंटेज निकालना है। गुंजा कहाँ है, गुंजा यहाँ पे, चारों मार्क्स उसमें कितने आए, इतने आए हैं, कितने में से 175 में से, पहले इसको जोड़ लेते हैं, 742 427 और 75 175 इंटू 350 350 700 टोटल मार्क्स हो गए, निकाल लो। 7 से डिवाइड करना है, 7 छंग और 7 एकम, तो 61% बनी गुंजा की, ठीक, इजी, कुछ नहीं था, बस ध्यान देना है, जो सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी है, बस वही चीज़ आपको ध्यान देनी है और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। What number should be subtracted from x³ minus 4x² minus 8x
प्लस 11 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय एक्स प्लस 2। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समझ लो एक्स की वैल्यू जो है -2 है, +2 यहाँ दे रखा है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू -2 मान लो आप, ठीक है। और यहाँ पुट कर दो भाई, तो -2 का क्यूब -4 -2 का स्क्वायर -8 -2 प्लस 11, ये कितना आ जाएगा -8 -16 -16 प्लस 11, 16 16 कट गए, ये कितना आ गया 3 आ गया आपका आंसर। तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना है इस चीज़ पे, जिससे डिविजिबल हो रहा है उसका अपोजिट आप जो है वो उसका वो मान लो, क्योंकि रूट बनेगा, वो सिंपल सी बात है। और उसको यहाँ पे पुट कर दो, आप सीधी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। लॉजिक क्या है, सब कुछ ये सब मैं अभी नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि अभी हम थ्योरी क्लास नहीं कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो मैं आपको बस चीज़ें बता रहा हूँ किस तरह से आप बेटर वे में जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और ये हर क्वेश्चन पे लागू है, ऐसा नहीं है कि कुछ टिपिकल क्वेश्चन पे ही लागू है, हर क्वेश्चन पे लागू है, ठीक है। चलते हैं आगे। इफ साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस कॉट ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। पर इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, सबसे बेसिक चीज़ साइन कॉस, ये कॉस साइन प्लस 2SC, ठीक है। एल्सियम लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस साइन आ जाएगा प्लस 2SC, ठीक है। ये तो 1 होता है। एल्सियम लेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस आ जाएगा, ठीक, इतना आ गया। अब हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो इसको स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। पहले तो हम स्क्वायर कर लेते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस आ जाएगा इक्वल्स टू 3। ये तो 1 होता है, तो ये वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2 साइन है कॉस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, साइन कॉस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस डाल दो भैया, 1 प्लस 2 साइन, और इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इसका स्क्वायर, तो ये कितना 1 का स्क्वायर प्लस नीचे 1 है, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 कितना होता है 3 ही होता है, इजी पीजी, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है, मैंने आपको बताया हमने कुछ नहीं किया, इस क्वेश्चन में भी हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सी बात है, जो हमसे पूछा गया उसको हमने साइन कॉस में तोड़ लिया। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप तोड़ने की जरूरत नहीं, आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन नहीं पता है तो सबसे सिंपल चीज़ है कि आप साइन कॉस में ब्रेक कर लीजिए। साइन कॉस में ब्रेक करने के बाद हमें ये मिल गया, और फिर हमें पता चला कि हमें 2 साइन कॉस निकालना पड़ेगा, तो 2 साइन कॉस जो है वो स्क्वायर से फॉर्मूला निकाल के आता है, हमने स्क्वायर कर लिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बस वो हमने पुट किया और हमें आंसर मिल गया, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक। चलते हैं आगे। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर गिवन ऑन अ परचेज ऑफ अ पर्स इफ द मार्केट प्राइस ऑफ पर्स इज 2250 रुपये। तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, सिंपल सी बात है, डिस्काउंट मिल रहा है सक्सेसिव, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। डाल दो 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100, पंचे दुक्का 30 माइनस 2 28%, 28% डिस्काउंट मिला, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस उसका 72% होगा, 72% ऑफ 2250, कट कर लो 20 450 4 90 4 18 18 90 18 90 कितना होता है 162, तो 162 162, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला का यूज़ किया, वो आपको मैं बाबा कराता रहता हूँ, वो कौन सा है, सक्सेसिव डिस्काउंट के केस में आपको ध्यान रखना है कि एक्स प्लस वाई माइनस आता है हमेशा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट वेट, स्क्वायर ऑफ इट वेट, ये मेन चीज़ है, ध्यान रखना है इसको। वंस दिस डायमंड इज ब्रोकन इनटू 4 पीसेस, एक डायमंड था, एक हीरा था, एक हीरा था, वो 4 टुकड़ों में टूट गया बेचारा, ऐसे एक टुकड़े का रेशियो है 4, एक का है 3, एक का है 2, एक का 1 है। अब बोला गया कि व्हेन दी पीसेस वर सोल्ड द मर्चेंट गॉट 63,000 लेस देन 1 पीस। अगर जो ओरिजिनल कीमत होती है इस पूरे की, उससे 63,000 रुपये कम मिले उसको, जब ये टुकड़ा टूट गया उसको टुकड़े को बेचा गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि ओरिजिनल कितना था, सिंपल सी बात है, देखो
इसकी कॉस्ट वेरी करती है कैसे, स्क्वायर ऑफ द वेट। तो पहले इसका स्क्वायर कर लो, कितना है 4 का स्क्वायर कितना है 16 प्लस 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, मतलब 30 के रेशियो में उसको बेचा गया है ना। ओरिजिनली कितना था, ओरिजिनली देखो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 10, ओरिजिनली 10 रेशियो में था। और इसका स्क्वायर इसका जो कॉस्ट है वो कैसे निकलता है, स्क्वायर करने से। तो इसका स्क्वायर कर लो मतलब 100 की ओरिजिनल लागत, ओरिजिनल उसको मिलता, लेकिन टूटने पर उसको मिला 30, मतलब कितने का घाटा हुआ, 70 का घाटा हुआ। 70 का घाटा हुआ जिसकी वैल्यू उसको दे रखी है 63,000। तो एक की वैल्यू कितनी होती, एक की वैल्यू होती 900। तो 100 की 100% की वैल्यू कितनी होती, 100% की वैल्यू कितनी होती 90,000। समझे, समझे मेरे बागी, कुछ नहीं था, ठीक है। बस मेन चीज़ जो थी समझने वाली वो थी ये कि जो कॉस्ट निकलती है डायमंड की वो उसके स्क्वायर ऑफ वेट से निकलती है। तो बस हमने पहले टुकड़ों का वेट निकाला क्योंकि टुकड़े बेच गए, तो टुकड़े का ओरिजिनल निकल के आया 30, और ओरिजिनली वो उसका पूरा ऐसा होल 10 था, तो 10 का स्क्वायर 100, मतलब घाटा कितना हुआ, 30 में बिका है, 100 में बिकना चाहिए था, तो घाटा उसको 70 का हुआ। और कितना घाटा 70 का हुआ मतलब कितने कम मिले उसको, 63,000 कम मिले। तो बस वही लिख दिया मैंने और सॉल्व कर दिया। ठीक, चलते हैं आगे। A vendor started selling vegetable at 10 rupees per kg but couldn't find buyers at this rate. So he reduced the price to 7.2 per kg but uses faulty weight 900 ग्राम instead of 1 kg. तो find the percentage change in actual price. अब देखो बोला गया है एक सब्जी वाला है, वो 10 रुपये किलो सब्जी बेच रहा था, लेकिन उसको कोई खरीदार न मिले। जब खरीदार नहीं मिले तो उसने रेट कम कर दिया, उसने बोला कि 7.2 रुपये में आप हर केजी ले सकते हो। लेकिन उसने बोला कि यार मेरा तो घाटा हो रहा है, मुझे क्या, अब मैं क्या करूँ। तो उसने क्या किया, 1000 की जगह वो चमकाने लगा, चुंबक चिपकाने लगा और 900 ग्राम देने लगा। 1000 के ग्राम पे वो 900 ग्राम दे रहा था, 100 ग्राम का सीधा सीधा पेल रहा था। समझ रहे हो। तो पहली चीज़ समझो, ये पहली चीज़ 10 की चीज़ वो 7.5 में दे रहा है, और देखो 900 का दाम दे रहा है वो 1000 पे। समझ रहे हो। तो यहाँ से कट कर लो, 10 90 90 और ये 72 हो गया। तो कितने का वो हो रहा है उसको परसेंटेज चेंज, 18 का। 18 का हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, 90 के ऊपर हो रहा है। तो कितना परसेंट बना, एक कटेगा ना, सॉरी 2 को उबाल दी मैंने, 9 दूना, तो यानी कि 20% बनेगा। 20% जो है वो चेंज होगा। ठीक है, एक काटना चाहिए था। समझे, ये भी एक ट्रिक मेथड है। ठीक है, इसमें नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो जिसमें हमें ये निकालने पड़ते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। आपको पता है 10 की चीज़ वो 7.2 में बेच रहा है और हर एक चीज़ पे 900 की बेच रहा है वो 1000 रुपये पे। सिंपल सी बात है, ये चीज़ है। तो बस इसको मैंने सॉल्व कर दिया रेशियो निकाल के, और हमें पता चला कि 18 का उसको चेंज हो रहा है, कितने के ऊपर हो रहा है, 90 के ऊपर हो रहा है। तो बस हमने परसेंटेज निकाल दी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो आप आए हैं तो सीख के तो जाएंगे ही। ठीक है, चलते हैं आगे। द कॉस्ट ऑफ टमाटोज पर केजी इज इंक्रीज बाय 300%। अ हाउस वाइफ रिड्यूसेस हिज कंजम्पशन ऑफ टमाटोज बाय 70%। अगर टमाटर के दाम 300% से बढ़ गए तो एक हाउस वाइफ ने उसने टमाटर खाने बंद कर दिए। उसने बोला कि 100 लेते थे हम टमाटर, 70 ही लेंगे, सॉरी 30 ही लेंगे, 70% से डिक्रीज कर दिए। तो आपको बताना है कि एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ। तो देखो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है कॉस्ट इनटू कंजप्शन के। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इनिशियली हम मान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर 100 था और कॉस्ट 10 है, ये भी 10 है, ऐसा हम मान लेते हैं कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई 300% की, मतलब कितना हो गया 30%, 30-40 हो गया ये। ठीक है, और टमाटो में गिरावट कर दी 70% से, मतलब 10 टमाटर तो 7 नहीं ले रही थी, तो मतलब कितना ले रही थी, 3 ले रही थी। ठीक है, तो अभी ये कितना हुआ, ये हो गया 120 हो गया, मतलब एक्सपेंडिचर पहले 100 था अब 120 हो गया। तो कितने से बढ़ गया, बढ़ा है,
20% से, कितने से बड़ा है? 20% से बड़ा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको निकालना है। ये फॉर्मूला आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप जग जी सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर इसमें जो है यही फॉर्मूला बार बार यूज़ होता है। आप कितने भी क्वेश्चन लगाएंगे, कहीं भी देखेंगे कि पेपर उठा के पुराना वाला, उसमें यही फॉर्मूले का यूज़ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है मेरे दोस्त। चलते हैं आगे, 16 पे आते हैं। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडाई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। द टेंजेंट एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। हमें टी ए निकालना है। अब डायग्राम देखो कैसा बनेगा इसका। मान लो ये सर्कल है, मान लो बस, ठीक है। ये हमारा बाहर पॉइंट टी है। ये दोनों दो हमारी टेंजेंट गई है। एक टेंजेंट जो है ए पे मीट कर रही है, एक जो है बी पे मीट कर रही है। ये इसका सेंटर है ओ, मान लो। कॉर्ड दे रखी है आपको 32 सेंटीमीटर की, ठीक है, और रेडियस आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इतनी सी बात आपको दे रखी है। आप मान लो कि यहाँ से एक लाइन हम अगर खींच देंगे तो हमें ईजी हो जाएगा। क्यों ईजी हो जाएगा? क्योंकि ये जो लाइन है ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी और प्लस ये दोनों को इक्वल हिस्से में बांटेगी, तो ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। बात क्लियर? ठीक है। ये 16 है, ये 20 है और ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये कितना निकल के आएगा? ट्रिपलेट क्या होती है? 12, 16 और 20 की ट्रिपलेट होती है, तो ये 12 निकल के आ गया। क्लियर? अब ऐसे समझो, अब आप समझो ये वाला खेल। ये ट्रायंगल समझो। ये ट्रायंगल देखो, टेंजेंट जो है वो रेडियस पे मीट कर रही है सर्कल के बाहर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो देखो ट्रायंगल ले लो आप, ए, इसको बी पी मान लो, तो ए ओ पी मान लो और टी ओ ए मान लो। इसमें एक एंगल जो है 90 है, ये 90 है, ठीक है। ये एंगल कॉमन है, अगर ये एंगल कॉमन है तो तीसरा एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो गया तो ए प्रॉपर्टी से एंगल 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 प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गए यार दोनों आपस में, ठीक है। अब देखो इससे, अब इससे पता चल जाएगा हमें क्या कि जो इनका रेशियो होता है, जैसे ए पी अपॉन टी ए जो होगा वो इक्वल होगा ओ पी अपॉन ओ ए के, ओ पी अपॉन ओ ए के। अब हमें निकालना है ओ पी अपॉन ए ओ ए, ठीक है। अब हमें ये चीज़ निकालनी है। तो आपको पता क्या है? आपको पता है कि अगर इसको हम थीटा मान लें, इसको थीटा मान लें, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि 16/12, यानी कि 4/3, ठीक है। 4/3। और ये परपेंडिकुलर क्या है? ये परपेंडिकुलर आपका ए पी है और बेस आपका क्या है? ओ पी है। तो ए पी ओ पी निकल आया। ओ ए हमें पता है, ओ ए कितना है? ओ ए कितना है? 20। तो टी ए की वैल्यू निकालना ईजी है, तो टी ए की वैल्यू निकाल लो। ए पी कितना है हमारा? ए पी हमारा हो गया 4 और ओ पी हमारा हो गया 3 और ये हो गया हमारा 20, ठीक। तो ये कितना का 20 चौके 80, 80 डिवाइड बाई 3 आपका आंसर हो जाएगा। 80 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 3 2 ज़ा 6 और छक्के 26, 26 वाला एक ही ऑप्शन है, ये वाला आंसर हो जाएगा। मतलब 26 समथिंग कुछ आएगा, तो 26 वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो, ठीक है, फास्टली आप कर सकते हैं। और आपको ट्रिपलेट पता होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस केस में क्या है, 12 16 20 जो है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। जैसे 3 4 5 होती है ना, वैसे ही। तो ये चीज़ कुछ ट्रिपलेट्स जो है आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप कैलकुलेशन जो है फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ, हमें एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे दिया, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में मैं आपको बार बार बताता हूँ कि बॉडमास नियम का फॉलो करना होता है। बॉडमास में पहले क्या करते हैं? पहले डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड इसको करो, 25/6 डिवाइड, यानी कि इंटू में चेंज हो जाएगा, तो ये 1/25 हो जाएगा। और इन दोनों को डिवाइड कर लो आप,
75 डिवाइड मतलब कि क्या है, सॉरी पहले ऑफ आएगा ना, पहले ऑफ आएगा, ऑफ पहले इन दोनों करो, तो 1/25 इंटू 25 125 कट कर लो, 25 आ गया। अब डिवाइड करोगे तो ये 25 नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है, इसको कट करो, ये 1/6 आ गया, है ना, और इसको कट करो तो 3 आ गया, और इनके बीच में क्या है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इंटू 3, यानी कि 1/2 जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। क्लियर। तो बॉडमास नियम का फॉलो करना है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, इस लाइन में हमें चलना होता है, ठीक है, रखना है ध्यान। चलते हैं आगे, पाइप एंड टंकी वाला क्वेश्चन आ गया, सबसे इजी क्वेश्चन लगते हैं मुझे ये वाले। पाइप एक्स कैन फिल अ टैंक इन 9 आवर्स, पाइप वाई कैन फिल अ टैंक इन 21 आवर्स, ठीक है। दे शैल ओपन ऑन ऑल्टरनेट आवर्स, ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, पहले एक्स काम करेगा फिर वाई काम करेगा, फिर एक्स काम करेगा फिर वाई काम करेगा, इस तरह से। तो पाइप एक्स को पहले खोल दिया, मतलब एक्स का नंबर पहले है, तो अब बताना टंकी कितने देर में फुल होगी, तो मतलब देख समझो, एक एक्स है एक वाई है, 9 घंटे 21 घंटे, एलसीएम ले लो, 63 आ गया, ये 7 की एफिशिएंसी है, ये 3 की एफिशिएंसी, ठीक है। तो पहले एक्स को खोल दिया, तो पहले 7 ने काम किया फिर 3 ने काम किया, टोटल कितना काम किया, 10 काम किया 2 घंटे में, तो 6 घंटे में कितना करेंगे, सॉरी 60 काम करेंगे कितने घंटे में, 12 घंटे में, समझ रहे हो, 60 माइनस कर दो, 3 बचा। अब 12 घंटे में दोनों काम करेंगे, फिर से नंबर किसका आएगा, पहले पहले वाले इसका नंबर आएगा, तो 12 घंटे में काम खत्म हुआ, अब 3 काम बचा है, किसको करना है, पहले वाले को करना है, कितनी एफिशिएंसी 7, तो 12 3 बजे 7 जो है टाइम लगेगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। ऑल्टरनेट का काम यही है, ऑल्टरनेट में आपको ये देखना होता है, बस एक ही चीज़ नोटिस करनी होती है कि जब आप एफिशिएंसी निकालते हो तो ये एफिशिएंसी जो है ये 2 घंटे की निकलती है, क्योंकि ऑल्टरनेट में पहले इसने काम किया फिर इसने काम किया फिर इसने काम किया फिर इसने काम किया, इस तरह से, समझे, बस यही चीज़ है। तो 6 घंटे अगर दोनों देखा जाए तो 10 से 6 का मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन यहाँ पर डबल हो जाएगा, तो 6 घंटे को मतलब 12 घंटे लगेंगे एक्चुअल में, ठीक है, 10 की एफिशिएंसी से काम करने में, तो 12 घंटे ये लगे और 3 काम बच गया, एक्स को करना है तो 3/7 घंटे में ये निपटाएगा, तो 12 और 3×7 जो है टोटल कहाँ टाइम लगेगा। चलते हैं आगे, पी क्यू एन आर 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इफ पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 20 और क्यू माइनस आर इक्वल्स टू 26, देन हमें एंगल पी निकालना है। तो आपको पता है 3 एंगल हैं ट्राइंगल के, तो तीनों का सम जो है वो कितना होगा, 180 होगा। क्लियर। यहाँ से पी की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 20 प्लस क्यू, और यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालोगे तो आएगा आर प्लस 26, तो इसको यहाँ पुट कर दोगे अगर आप, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी आर प्लस 20 प्लस 26 46, तो पी की वैल्यू पता है, क्यू की वैल्यू पता है, तो हमें आर निकाल इसमें डाल दो भाई, तो आर प्लस 46 आ गया, और क्यू की वैल्यू कितनी है, आर प्लस 26 है ना, ये प्लस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व करो, तो आर प्लस आर 3R 46 प्लस ये 72 हो जाएगा, 72 वहाँ जाके जो है माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 72, तो आर जो होएगा 108/3, यानी कि आर 36 है, आर 36 है तो पी कितना होगा, पी हो जाएगा 36 प्लस 46 यानी कि 82, तो आंसर कितना आ जाएगा 82 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। हमने इसमें क्या किया, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं किया, हमें पता था कि तीनों एंगल का सम जो है 180 होता है, इससे हमने पी की वैल्यू निकाल ली और इससे हमने क्यू की वैल्यू निकाल ली, और इस क्यू की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, कहाँ, यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया तो हमें पी की वैल्यू इतनी मिल गई, और इन सब की वैल्यू फिर हमने यहाँ लगा दी और हमने आंसर निकाल लिया, आर निकाला तो आर से हमने पी निकाल लिया। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इन सबको इस क्यू और आर को आप पी में कन्वर्ट कर दो और यहीं से सीधा पी निकाल लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले आर में कन्वर्ट किया, फिर आर निकाला, फिर मैंने पी निकाला, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ सीधा सीधा आर पी में कन्वर्ट कर दीजिए और पी क्यू को भी पी में कन्वर्ट कर दो, आर को भी पी में कन्वर्ट कर दो, तो इक्वेशन जो है वो आपकी पी में बनेगी और पी फिर सीधा निकल आएगा, ठीक है। तो आप जिस तरीके से करना चाहें आप उस तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं आगे, अमन इन्वेस्टेड अ सम
ऑफ मनी इन स्कीम एक्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, 8% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। ही इन्वेस्टेड 4 टाइम्स एज द सम ऑफ स्कीम ए, तो मतलब हमें सम नहीं देखा, तो सम को हम मान लेते हैं एक्स, इसको हम मान लेते हैं एक्स। तो 4 टाइम ऑफ एक्स जो है उसने स्कीम ए का जो निकाल के स्कीम बी में इन्वेस्ट किया, जिससे उसे 5% पर एनम जो है 7 साल में मिलेगा ब्याज। तो उसको टोटल मिला 1,620 रुपये टोटल मिले। तो आपको बताना है कि उसने बी में कितना इन्वेस्ट किया था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, बी में उसने कितना इन्वेस्ट किया, 4 टाइम ऑफ एक्स, मतलब 4x इन्वेस्ट किया, पहली बात तो ये। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट पहले वाले पे कितना बना, एक्स इसने इन्वेस्ट किया 8% से 5 साल के लिए, तो मतलब 4/20 और 4/10 एक्स आ गया इसका, ठीक है। ये 2 का देखोगे आप तो कितना आएगा, 2 में 4x इन्वेस्ट किया, 5 साल के लिए किया, 5% से किया, 7 साल के लिए किया, निकाल लो 20, 4 पंचे 20, 7/5x, ठीक है। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे बोला गया है कि टोटल इंटरेस्ट जो है दोनों का वो इतना है, इसलिए हमने दोनों का इंटरेस्ट निकाला। समझ में आया। कभी कभी क्या है, माइंड जो है वो बीच में कंफ्यूज हो जाता है कि हम कर क्यों रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं मैं बताने के लिए, ठीक है। अब दोनों का सम जो है वो इतना है, तो दोनों को जोड़ दो, तो 4/10x प्लस 7/5x, 5x इक्वल टू 1620। एल्सियम ले लो, ये 14 हो जाएगा, 14 14 18, 18/10x इक्वल टू 1620। 18 से कितना कटता है, 18 90 162 अभी देखा था हमने, और ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 900, x 900 हो गया। तो हमने बी में कितना इन्वेस्ट किया ये पूछा गया, तो बी में कितना किया है 4x, तो 4 × 900 यानी कि 3600 आपका आंसर हो जाएगा। अब आपने ध्यान दिया होगा ऑप्शन में कि ऑप्शन में भैया 900 भी दे रखा है ना, तो आप अगर सीधा यहीं से यहीं 100 निकाल दें तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्चुअल में पूछा गया है, एक्चुअल में आपसे स्कीम बी का पूछा है, स्कीम बी में कितना है 4x, ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। अगला है हमारा एक टेबल फॉर्म में हमें डेटा दे रखा है, जिसमें हमें 6th क्लास की 6 सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे हैं, एक बच्चे को मिले हैं 100 में से। आपसे पूछा है एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स सिंपल, इन सबको जोड़ो, जोड़ो इन सबको, 3 5 5 5 9 7 6 5, तो 5 6 7 उसके मार्क्स आए, कितने में से, 6 सब्जेक्ट हैं 600 में से, परसेंटेज निकालो, काट लो, 5 90, फिर 94, 94 कहाँ पे, एक ही ऑप्शन में, ठीक। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। एम आई क्लियर, ठीक है। एवरेज निकालना बहुत इजी है, आप मतलब डिवाइड ही करना है बेसिकली आपको, ठीक है। तो वो सब दिमाग में ऑलरेडी लेके चला कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हमारा ट्रेन वाला क्वेश्चन है। ये थोड़ा ध्यान, ये अभी हम पहली बार देख रहे हैं ऐसा वाला क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्मली ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, तो इस सीरीज़ में आगे आ सकता है, तो इसको ध्यान देंगे। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 150 एंड 250 मीटर रन ऑन अ पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन में चल रही है, ठीक है। व्हेन दे रन इन अ सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, तो उनको लगते हैं 20 सेकंड टू क्रॉस ईच अदर, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उनको लगते हैं 5 सेकंड टू क्रॉस ईच अदर। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो पहली चीज़ टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है 150 प्लस 250, 400 मीटर। अगर वो अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करें, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, है ना, तो स्पीड क्या होगी, वो होगी 420 सेकंड में, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड, क्लियर। वहीं अगर रिलेटिव स्पीड डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, तो क्या होगी, वो होगी 400, कितना टाइम लग रहा है उनको, 5 सेकंड लग रहे हैं, मतलब 1880 मीटर पर सेकंड। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। हमने यहाँ से रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन निकाल लिया।
क्लियर। अब आपसे पूछा क्या है कि पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है, और यहाँ पर दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, तो पहले इसको चेंज कर लो आप। तो 20 मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 इंटू, इसको 18 इंटू 5 कर लो, तो 5 चौके 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/5 कर लो आप, 5 से काटो तो 18 का स्क्वायर, 18 तो हुआ, सॉरी 16 का, 16 इंटू 16 8 288 किलोमीटर पर आवर। ये दो चीज़ आपको निकल गई। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, जो पहली ट्रेन की स्पीड है वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी जब आप रिलेटिव स्पीड ऑफ सेम डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन को आप ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे। और सेकंड ट्रेन की स्पीड निकलेगी जब आप दोनों को माइनस करके निकालोगे, स्पीड ऑपोजिट माइनस रिलेटिव स्पीड ऑफ सेम। ठीक है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे ऐसे, बात एक ही है, लेकिन आप फिर भी समझने के लिए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, कर लो। 288 में 72 जोड़ो, ठीक है, कितना हो जाएगा 360, कितना 360 डिवाइड बाई 2 यानी 180। 180 वाला कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है भाई, 180 वाला यही ऑप्शन है ना। तो दूसरी कितना हो जाएगी 288 माइनस 72 यानी कि 216, 216 डिवाइड बाई 2 108, 108 वाला ही, मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। बस ध्यान रखना ये चीज़, क्या चीज़, क्या हमको इसमें नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला कि जो ये होती है ट्रेन की स्पीड निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि रिलेटिव स्पीड में से ये ऑपोजिट स्पीड को ऐड करके डिवाइड करना, और रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट में से रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन वाले को माइनस करके डिवाइड बाय 2 करना है, एवरेज निकालना है बेसिकली। तो हम दोनों ट्रेन की जो है स्पीड निकाल सकते हैं। एम आई क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता था तो। चलते हैं आगे। 23rd क्वेश्चन बोलता है ईच ऑफ रवि एंड कविता हैड सम मार्बल्स, कविता हैज़ 12 मोर मार्बल्स देन रवि। तो हमें रवि की मार्बल नहीं पता, तो रवि की मार्बल मान लो x है, तो कविता के पास 12 ज़्यादा है, मतलब x + 12। आगे बढ़ते हैं। इफ़ ईच ऑफ देम हैड 1 मोर मार्बल देन 3 times the number of marble of Kavita would have been equal to 4 times the number of marble of Ravi would then have had। कहने का मतलब क्या है, अगर दोनों के में से एक मार्बल ऐड कर दो तो ये x + 12 + 1 हो जाएगा, और ये x + 13 हो जाएगा। सॉरी, हाँ, और इसमें अगर ऐड करेंगे तो ये x + 1 हो जाएगा, समझे। अब बोला गया है कि ये जो होंगी किसकी ऐड करेंगे, तो 3 times द नंबर ऑफ मार्बल ऑफ कविता, 3 times द नंबर ऑफ मार्बल्स कविता के पास जो हैं कितनी है, x + 13 है, उसका 3 गुना, वो जो इक्वल होंगी वो होंगी 4 times द नंबर ऑफ रवि है। तो 4 times रवि के पास कितनी है, x + 1। ठीक, ये इक्वेशन आपकी मेन बन गई। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो 3x + 39 = 4x + 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, x की वैल्यू 35 आ गई, समझना, पूछा क्या है आपसे, हाउ मेनी मार्बल डेथ कविता एक्चुअल है। कविता के पास कितनी, कविता के पास x + 12 है, यानी कि 35 + 12 यानी कि 47। समझे। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि एक्चुअल में पूछा क्या है। सिंपल सी चीज़ थी, वापस मैं एक बार आपको समझाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन आपको जो भी हो दूर हो जाए। बोला गया है कि कविता और रवि के पास दोनों के पास कंचे हैं, कविता के पास जो कंचे हैं वो 12 ज़्यादा हैं रवि से, तो हमने मान लिया कि रवि के पास कंचे x हैं, तो कविता के पास x + 12 बजाएंगे, बात सिंपल सी। बोला गया कि अगर ईच ऑफ देम हैड 1 मोर मार्बल, अगर दोनों के पास एक मार्बल ज़्यादा होती, तो दोनों के पास एक मार्बल ज़्यादा कर दी हमने, इसके पास x + 1 होगी, इसके पास x + 12 + 1 यानी कि x + 13 हो जाएगी। समझे। बोलता है अगर दोनों के पास एक ज़्यादा होती तो वो जो है 3 times द नंबर ऑफ कविता के पास जो मार्बल्स हैं वो इक्वल होती 4 times द नंबर ऑफ मार्बल जो रवि के पास। बस ये हमने
इक्वेशन बना दी और यहाँ से x की वैल्यू निकाली और फिर हमने कविता की मार्बल्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। 15 kg of 10 rupees per kg wheat is mixed with 5 kg of another type of wheat to get the mixture costing 30 per kg. Find the price of costlier wheat. 15 किलो गेहूं जो है वो 10 रुपये प्रति केजी के भाव से 5 किलो का दूसरा गेहूं जो है वो कुछ प्राइस से उसको मिक्स कर दिया आपस में, और जो मिक्स की कीमत है वो 30 रुपये पर केजी है। तो सिंपल सी बात है, मतलब कि 15 रुपये का 10 किलो है और 5 किलो जो है वो कुछ रुपए का है, एक्स मान लेते हैं। उसकी जो टोटल जो एवरेज है वो 30 है। तो एवरेज निकालो उसका, ये 15 है, ये 5 है, तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। कर लो, 5 से काट लो, 5 एकम, 5 तिया, 5 चौको, तो 30 प्लस एक्स इक्वल टू 30 चौका 120। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई। यानी कि जो दूसरा वाला 5 केजी वाला जो गेहूं है वो कितने रुपए किलो चल रहा है? वो चल रहा है 90 रुपये केजी। समझे? बस यही चीज़ थी, एवरेज वाला क्वेश्चन था, इजीली आप कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी देख रखे हैं। ठीक है, आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, तो हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी। tan थीटा मतलब कि साइन बटे कॉस। ठीक है, साइन बटे कॉस निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इजी रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन कॉस की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होती है, तो हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस 3 साइन स्क्वायर प्लस 5 कॉस स्क्वायर जो है वो 4 दे रखा है। कॉस क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। ठीक है, बस डाल लो, ये 5 है, ये 3s स्क्वायर है इक्वल टू 4 है, तो 3s स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 5 s स्क्वायर इक्वल टू 4, तो माइनस 2s स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो s स्क्वायर इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो s कितना आ गया? 1/2। s इतना आ गया, s स्क्वायर इतना आ गया, डाल दो यहाँ पे, बात खत्म। s कितना है? 1/√2 और अंडर रूट 1 माइनस s स्क्वायर कितना है? 1/2। एलसीएम ले लो, तो 2 माइनस 1, ये 1/2 हो जाएगा अंडर रूट में, और ये 1/√2 यहाँ पे। तो अब देखेंगे कि ऊपर भी 1/√2 आ रहा है और नीचे भी 1/√2 ही आ रहा है, आपस में कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1, द नंबर 1 चैनल। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन था सिंपल वे में। देखो, मैं जो क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, मैं ज़्यादातर आपको बेसिक्स से करने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा जो है फॉर्मूला के बेस्ड पे नहीं करता, मैं हमेशा जो है, इसलिए मैंने साइन कॉस ले लिया। अब मैंने देखा कि साइन कॉस जो है यहाँ पे भी है, साइन कॉस निकालने से अच्छा है कि हम दोनों को या तो साइन में कन्वर्ट कर लें या कॉस में कन्वर्ट कर लें, तो मैंने साइन में कन्वर्ट कर लिया। अगर आप कॉस में भी कर लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं आती आपको, हमने यहाँ पर वैल्यू चेंज करी है ना, आपको यहाँ वैल्यू चेंज करनी होती बस। इसको कॉस में कर देते और दूसरा वाला कॉस बना रहता, तो वहाँ से कॉस की वैल्यू निकल के आती और फिर आप यहाँ वैल्यू पुट कर देते, तब भी आंसर आपका सेम ही आता। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको इस सेशन जो है फ्रूटफुल लगा होगा, बहुत कुछ आपने इससे सीखा होगा, और कुछ क्वेश्चन में आपको जो कन्फ्यूजन थी वो मैंने दूर कर दी है, सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है, खासकर जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन है ना, क्योंकि मुझे लगा कि इस तरह से हम बेटर समझ सकते हैं। और अगर आपको उससे भी बेटर कोई मेथड पता है जो एफिशिएंट है और जल्दी आप फास्टली कर सकते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, उसको मैं आगे शेयर करूँगा, आगे यूज़ करूँगा, जिससे सब लोगों का भला हो सके। ठीक है, तो यहीं पे हम जो है आज का सेशन ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।